देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे पर आज अचानक परिवहन मंत्री चंद्रनाम दास धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। युवक के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। हमले के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम मोहम्मद मुर्तजा है। शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस इसे बड़ी साजिश बता रही है। इस हमले के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। गोरखनाथ मंदिर में हमले की घटना की जांच यूपी एटीएस को दे दी गई है। साथ ही एसटीएफ भी इस जांच में मदद करेगी। पुलिस ने इस घटना के पीछे आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। जांच के लिए एटीएस चीफ गोरखपुर रवाना हो चुके हैं, तो सीएम ने हमले को विफल करने के लिए पीएसी जवानों को 5 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया है। आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिस कर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू। यूपी में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के स्कूलों में 100% एडमिशन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत सभी विधायकों को एक स्कूल गोद लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूट न पाए। जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे, उनमें से एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे। मैं अपील करूंगा कि एक विद्यालय गोद लेकर के इस कार्यक्रम को वे सभी लोग स्कूली शिक्षा के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल तक स्कूल जाने से वंचित रहे बच्चे एक बार फिर स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। प्राथमिक स्कूल फिर से बच्चों की चहक से गूंजने लगे हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर आप देख सकते हैं, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय जिया मऊ का है। ये बनाया है बच्चों ने ही यहाँ के, और कितना खूबसूरत बनाया आप देख सकते हैं कि यानी कि बच्चों में उत्साह है स्कूल आने को लेकर। तो स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा महकमा अभिभावकों को जागरूक करने में जुटा है। 1 तारीख को हमने अपने यहाँ जो है वो, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चे थोड़ा नए क्लासेस में आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा उत्साह होता है कि हम नए क्लास में जा रहे हैं। और 2 साल बाद थोड़ा सा हुआ है, तो हम लोगों ने 1 तारीख को बाहर सेल्फी रखी हुई, सेल्फी पॉइंट बनाया और उससे बच्चों को खड़ा करके और बच्चों की फोटो भी खिंचवाई। तो स्कूलों में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यूपी में स्कूल चलो का प्रदेश व्यापी अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। शिवपाल को लेकर रोजाना नए कयास सामने आ रहे हैं। शिवपाल का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अब ऐसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी शिवपाल सिंह को विधानसभा उपाध्यक्ष बना सकती है, जिससे विधानसभा में अखिलेश पर दबाव बनाया जा सके। शिवपाल यादव की भाजपा के प्रति बढ़ती नजदीकी उनको विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव की कुर्सी अखिलेश के पड़ोस में होगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सदन में विधानसभा के उपाध्यक्ष के पड़ोस में होती है।
भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अगर शिवपाल को लाते हैं तो इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। समाजवादी उन्हें अपना विधायक से ज्यादा सहयोगी दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मानती हैं। ऐसे में शिवपाल के डिप्टी स्पीकर बनने की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। हालांकि क्या शिवपाल इस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को यूपी के कई जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए जाएंगे। संस्कृति विभाग की ओर से बाबा साहेब की जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम होंगे, जिसकी तैयारियां संस्कृति विभाग की ओर से शुरू भी हो गई हैं। इन कार्यक्रमों की शुरुआत 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से लखनऊ, बरेली, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई शहरों में कार्यक्रम करवाए जाने की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही दलित एजेंडे को साधने की कार्ययोजना पर काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सरकार कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश मिलने के बाद संस्कृति विभाग की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। माना यह जा रहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर लखनऊ समेत आगरा, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई बड़े शहरों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योगी सरकार ने यूपी में आधुनिकीकरण योजना का फायदा लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने कुछ जिलों में कागजों में चल रही फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया है। दरअसल यूपी में कई फर्जी मदरसों के संचालन की शिकायतें मिल रही थी। कुछ केसेस में सामने आया है कि एक ही सोसाइटी की ओर से कई मदरसों का संचालन किया जा रहा है। कई सारी अनियमितताएं हर जगह हैं, उन पर बारे में हम विचार कर रहे हैं और विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। विभाग जब अपनी कार्रवाई कर लेगा तो आप लोगों को आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई जाती है, जिसके तहत मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसके लिए एक मदरसे में 3 अतिरिक्त शिक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। सरकार ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12,000 रुपए हर महीने वेतन देती है। वहीं यूपी सरकार भी इनको अलग से मानदेय देती है। इन तमाम मदरसों में तकरीबन 21,126 शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसे में सरकार के इस आदेश से कई मदरसा शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर में ट्रिपल तलाक के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। ट्रिपल तलाक का एक मामला जहानाबाद थाने के कछेरा गांव का है, तो दूसरा मामला गाजीपुर थाने के शाखा गांव का है। कछेरा गांव की 3 तलाक पीड़िता खुशनूर ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। जो भी था जैसे करके 1 बीघा खेती बेच के मैं अपने माता पिता की अकेली बेटी हूँ। उनकी खुशी से जो हो चुका उन्होंने 9 अगस्त को सोमवार के दिन थाना भोगनीपुर, पुखराया, अरोली शेख, अवन गार्डन से मेरी शादी की। मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे और मुझे बोल रहे थे कि दहेज लेके आओ, 3 लाख रुपए और कार। मेरे माँ बाप के पास नहीं था इतना कि दे, तो मुझे घर से निकाल दिया। मेरा बेटा ये जब पेट में था। वहीं पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने तथा पति के द्वारा मोबाइल फोन पर तलाक देने के संबंधी आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवक के हिंदू धर्म अपनाने का मामला सामने आया है। दिल्ली के करदमपुरी के रहने वाले आमिर ने गाजियाबाद में हुए 51 कुंडीय महायज्ञ के दौरान सनातन धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद आमिर का नाम अभय त्यागी हो गया है। 10 अप्रैल को डासना मंदिर में महंत उनका जनेऊ संस्कार आदि करेंगे। आमिर ने बताया कि वो हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं और काफी समय से सनातन धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे थे। इच्छा नहीं है कि मैं मुसलमान बनूं। मेरी इच्छा ये है जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हम वो हैं, जो कि सनातन धर्म था। मैं सनातन धर्म में वापसी आना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं। ना मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की, ना किसी से। मैं अपनी खुशी से आना चाहता हूँ, ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। त्यागी महासभा की ओर से इस महायज्ञ का आयोजन किया गया था। त्यागी महासभा के अध्यक्ष ने आमिर को चंदन का टीका लगाकर हिंदू धर्म में स्वागत किया। और चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। खबर 1 मिनट में। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपी बदमाश इजराइल ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया।
बदमाश पर 25,000 का इनाम था, जो गले में तख्ती डालकर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल गैंगरेप के आरोपियों के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची थी, जिसके डर से बदमाश ने आत्मसमर्पण कर दिया। इजराइल उसमें आत्मसमर्पण किया है। कल ही हमारी पुलिस की टीम बुलडोजर लेके अपराधियों के घर में, जो बचे हुए अपराधी थे उनके घरों पे पहुंची थी और ये चेताया था कि जो भी इनको मदद करेगा या पनाह देगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी टीम। तो आज ये अपने पूरे परिवार के साथ में आके इसने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इस मामले में 2 आरोपी राजा अली और रिजवान को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है। आज एक 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश जो कि दुष्कर्म की घटना में वांछित था, उसने आत्मसमर्पण किया है। इजराइल पुत्र यूसुफ, इसने दुष्कर्म की घटना कारित की थी। इसके अन्य 2 साथी राजा और रिजवान, ये दोनों 25,000 के इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। योगी सरकार के बुलडोजर का खौफ बदमाशों में छाया हुआ है, तो पुलिस भी फरार चल रहे बदमाशों की धरपकड़ के लिए बुलडोजर का सहारा ले रही है। बुलंदशहर के सियाना में 2 अप्रैल को हुई बैंक लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में तीनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे गए 11,70,000 रुपए भी बरामद किए हैं। लूट की घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें जांच में जुटी हुई थीं। बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में सियाना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। बैंक की ओर से पुलिस को जो शिकायत दी गई थी उसमें 18 लाख रुपए लूट का जिक्र था, जबकि पुलिस का कहना है कि बैंक से कुल 13,30,000 रुपए लूटे गए थे। ये संपूर्ण लूट लगभग 13,23,500 रुपयों की थी, जिनमें से 11,73,500 रुपए बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए मुख्य अभियुक्त रवि के द्वारा अपने भाई को कल दिए गए थे, जो उन्हें लेके कहीं चला गया है। वहीं खुलासा करने वाली टीम को एडीजी मेरठ ने 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर से भी टीम को 1 लाख का इनाम दिया गया है।